Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। हम लोग राजनीतिक विचारधाराओं की अपनी चर्चा की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में नारीवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस एपिसोड में हम नारीवाद पर अपनी चर्चा के दूसरे भाग में पहुंचेंगे और हमारी यह कोशिश रहेगी इस पूरे एपिसोड में कि हम मुख्य रूप से जो नारीवाद की 3 धाराएं मानी जाती हैं, यानी कि उदारवादी धारा या नारीवाद के 3 रूप, उदारवादी रूप, समाजवादी नारीवाद यानी कि उदारवादी नारीवाद के बाद समाजवादी नारीवाद और रेडिकल नारीवाद की मूल विशेषताओं और इनसे जुड़ी कुछ विचारकों के विचारों को जाने कि उन्होंने किस प्रकार से तर्क दिया। और उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म या उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद के बारे में भी बात करेंगे और आखिर में हम नारीवाद की कुछ आलोचनाओं और नारीवाद के कुछ अन्य रूपों पर भी बात करेंगे। कल की हमारी जो पूरी चर्चा थी उसमें मैंने आप लोगों के सामने कई सारे पहलुओं को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से कुछ ऐसे साझा बिंदु हैं जो कि नारीवाद की प्रत्येक धारा में पाए जाते हैं और इस संदर्भ में मैंने मुख्य रूप से प्राइवेट और पब्लिक के बीच में जो एक डायकोटमी या डिवीजन की बात है उसको रखा था। सेक्स जेंडर डिबेट की हम लोगों ने बात की थी, पैट्रियार्की की बात की थी और यह समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो एक जेंडर के में भिन्नता और एक समानता का जो तत्व है वह किस तरीके से नारीवाद के भीतर एक प्रमुख भूमिका निभाते रहा है। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत में कुछ ऐसे पहलू जरूर हैं जिनको अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आपको उन्हें समझने में आसानी होगी। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो आप ये समझ पाएंगे कि नारीवाद की एक विचारधारा के रूप में यात्रा कैसे शुरू हुई और किस तरीके से यह कुछ साझा बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम उदारवादी नारीवाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो उदारवादी नारीवाद है वह किस तरीके से सामने आया। अगर हम आधुनिक नारीवाद की बात करते हैं तो उसमें अमूमन मैरी वोllstonecraft द्वारा लिखित अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन को आधुनिक नारीवाद की आरंभिक पुस्तक माना जाता है और इसे आमतौर पर नारीवाद की पहली धारा के रूप में भी जाना जाता है। मैरी वोllstonecraft एक ऐसे समय में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही थी जहां पर हम क्लासिकल लिबरलिज्म या क्लासिकल उदारवाद की को मिलने वाली चुनौतियों के उभार को देख सकते हैं और एक अर्थ में मैरी वोllstonecraft जो आर्थिक लहजे में क्लासिकल उदारवाद था उसकी आलोचना प्रस्तुत कर रही थी। वे यह चाहती थी कि जो संपत्ति का वितरण हो वह इस तरीके से हो कि उससे समाज के सभी तबकों को फायदा हो, लेकिन जो महिलाओं के अधिकारों की बात थी उस संदर्भ में उन्होंने एक तरीके से उदारवादी मूल्यों को और ठोस तरीके से प्रस्तुत करने और उन्हें समाज में लागू करने पर बल दिया। वे ये चाहती थी कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही अधिकार मिले, उनकी तरह ही उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में अधिकार मिले और वो परिवार के भीतर भी यह चाहती थी कि जो पुरुष होते हैं पति के रूप में वो महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आए, उनके साथ दोस्ती का बर्ताव रखें और जब तक से ऐसा नहीं होता है तब तक से हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां पर परिवार जो है वो एक लोकतांत्रिक संगठन के रूप में आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैरी वोllstonecraft मानती थी। लेकिन अगर हम मैरी वोllstonecraft के विचारों को थोड़ी गहराई से जाकर देखें और आज की परिस्थितियों के अनुसार या आज की नारीवाद की का जो इंसाइट है उसके हिसाब से देखें तो हमें यह बात साफ तौर पर पता चलती है कि असल में मैरी वोllstonecraft जिस रूप में अपने विचार को प्रस्तुत कर रही हैं उस रूप में वो मुख्य रूप से एक जो पारंपरिक महिलाओं की भूमिका है उसे भी स्वीकार कर रही हैं।
मतलब वो ये चाहती हैं कि महिलाओं को बाहर जाकर पढ़ने और नौकरी करने का अधिकार मिले। वे यह भी चाहती हैं कि परिवार के भीतर जो पुरुष सदस्य हैं वो महिलाओं के साथ सम्मान का बर्ताव करें। लेकिन उनकी महिलाओं से भी यह उम्मीद है, यह अपेक्षा है कि महिलाएं अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को, अपने ट्रेडिशनल रोल्स को सही तरीके से निभाएं, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में। तो यह जो एक सीमितता है वह हमें मैरी wollstonecraft के लेखन में दिखती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक उदारवादी नारीवाद की शुरुआती फिगर के रूप में सामने आती हैं, जिसने कि महिलाओं के अधिकारों को मजबूती से लागू करने की बात की। मैरी wollstonecraft के बाद हम निश्चित रूप से इस दूसरे जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, जो कि मॉडर्न लिबरलिज्म से जुड़े हुए माने जाते हैं, उनके विचारों को देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टनर या पत्नी हैरियट टेलर के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में, और इसमें उन्होंने लिंग के आधार पर होने वाले भेदभावों की आलोचना की थी। नारीवाद के बारे में जो एक दूसरी धारा जो थी वो बाद में सामने आई थी और उसमें सार्वजनिक निजी विभाजन की आलोचना की गई थी। लेकिन वो जो कि बाद में चीजें आई और हम उसमें देख सकते हैं कि जो उदारवादी नारीवाद है उस पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर हम उदारवादी नारीवाद की कुछ विशेषताओं की बात करें तो उसमें कुछ प्रमुख बातें हम रेखांकित या कुछ प्रमुख बिंदु हम रेखांकित कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जेंडर समानता पर बल देता है। उदारवादी नारीवाद के द्वारा जेंडर समानता पर बल दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दो तरीके के जेंडर हैं समाज में और उनके बीच में जो एक परंपरागत रूप से एक असमानता की स्थिति रही है, जिसमें कि पुरुषों को कुछ काम के लायक माना जाता है और महिलाओं को कुछ खास काम के लायक माना जाता है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक दायरे में कोई खास भूमिका नहीं होती है। तो ये जो एक पूरी प्रवृत्ति है या यह जो एक वास्तविकता है उसको उदारवादी नारीवादी प्रश्नांकित करती हैं और इनका जोर इस बात पर रहता है कि जो समाज है उसमें एक जेंडर समानता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पुरुष या स्त्री किसी भी जेंडर से संबंधित हो सकता है और वर्तमान समय में उदारवादी नारीवादी निश्चित रूप से थर्ड जेंडर के अस्तित्व को भी स्वीकार करती हैं और वो यह मानती हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिस भी रूप में है उसे उस रूप में नागरिक के रूप में बराबर अधिकार मिलने चाहिए और इस स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो दूसरा बिंदु है वह व्यक्तिवाद से संबंधित है। व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म जो है वह एक तरीके से इस बात से जुड़ा हुआ है कि मोटे तौर पर जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वह रैशनल होता है, उसके अंदर सोचने समझने की सही गलत की समझ होती है, वह अपने जीवन के बारे में जरूरी फैसले ले सकता है और इस संदर्भ में उसे किसी तरह के हस्तक्षेप से आजादी मिलनी चाहिए, उसे यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह यह तय कर पाए कि उसके जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस संदर्भ में जो एक इंडिविजुअलिज्म की जो पूरी धारणा है वह भी उदारवादी नारीवाद की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है और यह जो एक इंडिविजुअलिज्म की बात है उदारवादी नारीवाद के भीतर वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने समाज को देखें तो अगर लड़कियों को यह आजादी मिले कि वे जो बनना चाहती हैं वो बन पाएं, वे जीवन में जो करना चाहती हैं वो कर पाएं, उनकी सोच को सम्मान मिले, तो यह भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहलू है और हम ये देख सकते हैं कि हमारे जैसे समाजों में इसकी काफी कमी भी है क्योंकि पुरुषों की और महिलाओं की भूमिका पहले से तय कर दी जाती है और यह उम्मीद की जाती है कि वे इन भूमिकाओं के हिसाब से काम करें। तीसरी पारंपरिक राजनीति भी इसकी एक विशेषता है। पारंपरिक राजनीति से मतलब यह है कि यह कुछ ऐसे मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करती है जिसे आमतौर पर राजनीति का भाग माना जाता रहा है। संसाधनों के वितरण का मुद्दा हो, व्यक्ति की स्वायत्तता का मुद्दा हो और जो सार्वजनिक पद हैं उन पर उन्हें हासिल करने के लिए एक तरह की समानता का मुद्दा हो, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि उदारवादी नारीवादियों ने लगातार ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि उनका जो पूरा ध्यान देने की जो उनका तरीका है उसमें विस्तार भी हुआ है। अब परिवार के भीतर भी वो स्वतंत्रता और समानता की बात करने लगी हैं। अगर हम इसको कई उदाहरणों के माध्यम से समझना चाहें तो मैं बस इक्का दुक्का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर परिवार के भीतर अगर वर्तमान दौर में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, पत्नी का उत्पीड़न होता है,
तो उदारवादी नारीवादी हमेशा ही इस बात की वकालत करती हैं कि स्त्रियों को, महिलाओं को पत्नियों के रूप में सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। तीसरे स्तर पर ये सार्वजनिक निजी विभेद की जो पूरी अवधारणा है, उसे ये मोटे तौर पर अभी भी स्वीकार करती हैं। पहले शुरुआती दौर में भी इनका ध्यान सार्वजनिक दायरे के ऊपर ज़्यादा था, लेकिन अगर समय के साथ हम उदारवाद के भीतर के विमर्श को देखें, तो यह चीज़ आगे बढ़ी है और इसमें अब इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा है कि जो निजी विभेद है, उसमें बहुत ही व्यक्तिगत स्तर के पर जो संबंध होते हैं स्त्री पुरुषों के, वहां तक इनका विश्लेषण नहीं जाता है, लेकिन ये निजी दायरे के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर हम सूजन मोलर ओकिन के द्वारा जॉन रॉल्स की आलोचना पर ध्यान दें, जॉन रॉल्स ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1971 में, अ थियरी ऑफ जस्टिस में, न्याय का, तो उसमें ओकिन इस बात पर जोर देती हैं कि जो रॉल्स हैं उनके सिद्धांतों को अगर हम परिवार के दायरे में लागू करें तो वो स्त्रियों के अधिकारों के लिए काफी लाभप्रद हो सकता है। परिवार के भीतर लागू करने से ओकिन इस बात पर जोर देती हैं कि इससे जो महिलाएं होती हैं उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिल सकता है। अगर वो परिवार में सबसे कमजोर स्थिति में है तो प्रिंसिपल 2A के अनुसार उन्हें काफी कुछ मुआवजा के रूप में भी मिल सकता है और उन्हें अवसर की समानता भी मिल सकती है। तो इस लिहाज से कई उदारवादी नारीवादियों का यह प्रयास रहा है कि इस दायरे को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी एक उदारवादी नारीवादी जो हैं वो पूरी तरीके से चीजों को पलटने में विश्वास नहीं रखती हैं। अगर हम रेडिकल नारीवादियों के पास जाएंगे, उनके विचारों को देखेंगे आगे, तो हम ये पाएंगे कि वो असल में पूरी तरीके से जो पैट्रियार्की है उसको खत्म करने, परिवार की संस्था को, बहुत सारे रेडिकल नारीवादी खत्म करने की बात करती हैं। तो ऐसी बात उदारवादी नारीवाद में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आरंभ में इन्होंने मुख्य रूप से सार्वजनिक दायरे पर ध्यान दिया, बाद में उन्होंने जो सार्वजनिक निजी का विभेद है उसमें उन्होंने निजी दायरे में भी प्रवेश किया, लेकिन उसको खंडन करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वहां भी इस तरीके से सुधार हो कि स्त्रियों के साथ बराबरी का व्यवहार हो पाए या एक व्यक्ति के रूप में स्त्रियां अपने अधिकारों का उपयोग कर पाए। इसके अलावा ये सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की पहुंच पर जोर देते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तरह ही सार्वजनिक दायरे में अपनी हिस्सेदारी कर पाए। और इसके अलावा समान अधिकार और अवसर, जैसे मैंने आपको ओकिन का उदाहरण दिया, ऐसे ही अगर हम मैरी वोllstonecraft के लेखन को देखें या बाद के कुछ अन्य उदारवादी नारीवादियों के लेखन को देखें, तो हम ये पाएंगे कि उनका जोर इस बात पर है कि जो समान अधिकार या समान अवसर है पुरुषों की तरह, वह महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुधार पर जोर दिया कि एक क्रमिक रूप से चीजों को सुधारा जा सकता है। तो इसमें वो परिवार की संस्था को भी लेकर आती हैं, यानी कि परिवार की संस्था के भीतर अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर घरेलू हिंसा का मामला है, तो उदारवादी नारीवादी इस बात पर जोर देंगी कि घरेलू हिंसा के पूरे मसले को सुलझाया जा सकता है, कानून बनाकर जो स्थितियां उनमें सुधार लाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर संसद में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो कम है, तो जो उदारवादी नारीवादी हैं उनका जोर इस बात पर होता है कि इस तरीके से व्यवस्था की जाए जिससे कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो संसद के भीतर सुनिश्चित हो सके। उसी तरीके से अगर समान नागरिक संहिता का मुद्दा है तो उदारवादी नारीवादी इस बात पर जोर देती हैं कि धर्मों के भीतर, विभिन्न धर्मों के भीतर इस तरीके से सुधार करके एक समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ाया जा सकता है जिससे महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित हो। और सबसे आखिरी स्तर पर उदारवादी नारीवाद की विशेषता यह है कि इसमें राजनीतिक सक्रियता पर जोर दिया जाता है। इसमें माना जाता है कि जिस तरीके से पुरुषों के भीतर तार्किकता होती है, तर्क करने की प्रवृत्ति होती है, सही गलत को समझने की प्रवृत्ति होती है, उसी तरीके से महिलाओं के भीतर भी, स्त्रियों के भीतर भी यह प्रवृत्ति होती है और उन्हें भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर अपने अधिकारों की दावेदारी करने, अपने अधिकारों को प्राप्त करने का हक है और इसी संदर्भ में वो अपने विचारों को प्रस्तुत करती हैं। अगर हम इससे आगे बढ़ें और यह समझने का प्रयास करें कि जो मौजूदा समय में उदारवादी नारीवादी हैं वो किस तरीके से अपने विचारों को रखती हैं,
तो इस संदर्भ में हम कई उदारवादी नारीवादियों का नाम ले सकते हैं और उन्होंने काफी तीखी आलोचना भी प्रस्तुत की, जो काफी उदारवादी दूसरे चिंतक थे, जो पुरुष थे उनकी। लेकिन मैं यहाँ पर मुख्य रूप से आपको मार्था नुसबॉम के विचारों से परिचित कराना चाहूंगा। मार्था नुसबॉम जो है उन्होंने उदारवाद में ऐसे संशोधन सुझाए जिससे स्त्रियों के अधिकारों को ज्यादा बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके। नारीवादी उदारवाद में इस बात पर जोर दिया जाता है कि महिलाओं को भी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी अपनी इच्छाएं होती हैं। महिलाओं को ज्यादा व्यक्तिवाद की आवश्यकता है। यह नुसबॉम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि ज्यादा उदारवाद की आवश्यकता का मतलब यह है, या ज्यादा व्यक्तिवाद का मतलब यह है कि अमूमन सामाजिक परंपराओं के कारण और आमतौर पर कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारियों के एहसास के कारण महिलाएं अपने बारे में या अपने हक के बारे में ज्यादा नहीं सोचती हैं, और जरूरत इस बात की है कि वे अपने हक पर विचार करें या अपने हक के बारे में ज्यादा चिंतन करें। तो वो इस संदर्भ में इस पहलू पर जोर देती हैं। नुसबॉम इस बात पर भी बल देती हैं कि उदारवाद के भीतर जिस स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना की गई है वह केवल उस देखभाल के कारण ही सामने आ पाता है जिसे महिलाएं उपलब्ध कराती हैं। यानी कि एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में जिस तरीके की भूमिका महिलाएं निभाती हैं, उसी के कारण से वह स्वतंत्र व्यक्ति सामने आ पाता है जिसकी कल्पना उदारवाद के भीतर की जाती है। और इस लिहाज से मार्था नुसबॉम जो है वो महिलाओं की भूमिका की महत्ता को रेखांकित करती हैं। और उन्होंने एक 10 कैपेबिलिटीज, वो कैपेबिलिटी जो पूरा एक अप्रोच है जिससे अमर्त्य सेन के नाम के साथ आमतौर पर जोड़ा जाता है, वो असल में मुख्य रूप से अमर्त्य सेन और मार्था नुसबॉम दोनों ने सामूहिक रूप से इस पर काम किया और इस पूरी अवधारणा को आगे बढ़ाया। तो महिलाओं के संदर्भ में ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में मार्था नुसबॉम जो है वो 10 प्रकार की समर्थताओं या सक्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज की सूची देती हैं, और वो कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में इसकी संभावना होती है, प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। पहला जीवन, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा शारीरिक अखंडता, चौथा महसूस करने की क्षमता, पांचवा कल्पना और चिंतन, भावनाएं, और उसके बाद व्यवहारिक विवेक और अन्य जीवों से जुड़ाव और अपने पर्यावरण पर नियंत्रण। तो ये एक संभावना की बात करती हैं कि ये चीजें प्रत्येक व्यक्ति के पास हो सकती हैं, कुछ चीजें आमतौर पर व्यक्तियों के पास होती भी हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि नुसबॉम ये चाहती हैं कि महिलाओं के पास और पुरुषों के पास समान रूप से ये कैपेबिलिटीज हों, वो इस स्थिति में हों कि वो इन सब चीजों का बेहतर तरीके से उपभोग कर पाएं और इन गुणों को और बढ़ा भी पाएं। नुसबॉम ने रॉल्स की इस बात के लिए आलोचना की कि वे परिवार को समाज की बुनियादी संरचना का भाग मानने के बावजूद न्याय के सिद्धांतों को परिवार के बाहर ही लागू करते हैं। और यह बात हमने देखा था कि सुजैन मुलर ओकेन भी कहती हैं। नुसबॉम का मानना है कि न्याय के सिद्धांतों को परिवार के भीतर लागू किया जाना चाहिए, और नुसबॉम उदारवाद के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण सेक्स वर्क, पोर्नोग्राफी और बोलने की आजादी के बारे में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा तरजीह देती हैं। यहाँ मैं आपको आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि आमतौर पर नारीवाद के भीतर सेक्स वर्क और जो पोर्नोग्राफी है उसको लेकर 2 तरीके के मत रहे हैं। कुछ नारीवादी यह मानती रही हैं कि जो पोर्नोग्राफी है या जो सेक्स वर्क है वो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में तब्दील कर देता है, और इसके कारण से वो अपने जो उनकी एक पूरी उनका व्यक्तित्व होता है उसको सही तरीके से संभाल नहीं पाती हैं, उनकी अपनी स्वायत्तता का क्षरण होता है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट बन जाती हैं। लेकिन नारीवादियों के भीतर ही एक जो दूसरा समूह है जिसमें मार्था नुसबॉम प्रमुख है, उनका यह कहना है कि वो कुछ हद तक इन आलोचनाओं को स्वीकार करती हैं, लेकिन फिर भी उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति की अपनी एजेंसी होती है, यानी कि एक महिला के रूप में जो सोचने समझने की क्षमता होती है, उसके आधार पर अगर वह इस तरह के काम पर जाती है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। तो वो बोलने की आजादी या फिर एजेंसी, ह्यूमन बीइंग के भीतर जो एजेंसी होती है उसके आधार पर इस बात पर जोर देती हैं कि जो स्त्रियां हैं उन्हें इस तरह का चुनाव करने का
अधिकार होना चाहिए। और काफी हद तक यह विचार जो है कई अन्य नारीवादियों के द्वारा भी व्यक्त किया गया है कि जो ह्यूमन एजेंसी होता है उसके आधार पर इन पहलुओं का या इन बातों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर हम नुसबॉम के विचारों पर ध्यान दें तो हम यह कह सकते हैं कि वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि मौजूदा दौर में जो उदारवादी नारीवादी हैं उनकी चिंताएं क्या हैं। उदारवादी नारीवादी निश्चित रूप से महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और असमानता के प्रति चिंतित हैं, लेकिन उनका जो पूरा दायरा है वह प्रत्येक व्यक्ति तक भी जाता है और वो चाहती हैं कि वो सभी व्यक्तियों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, समान मौका मिले। तो इस लिहाज से ये जो एक स्त्री को व्यक्ति के रूप में चित्रित करना और कानूनों में सुधार करके स्त्रियों को ज्यादा मौका दिलाना जो कि उन्हें प्राप्त नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जिस पर उदारवादी नारीवादी जोर देती हैं। अब अगर मैंने उदाहरण आपको दिया, संसद में जो सदस्यता की बात होती है कि महिलाओं की सदस्यता कम है, तो उदारवादी नारीवाद की तर्क के लिहाज से ही ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए, ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिससे महिलाओं के अधिकार ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो सके। और इस रूप में ये अपने विचारों को अभिव्यक्त करती हैं। और परिवार के भीतर भी जो मैंने आपको बताया, चाहे दहेज का मसला हो, चाहे वो परिवार के भीतर घरेलू हिंसा का मामला हो, या फिर इसी तरीके से समान नागरिक संहिता की प्राप्ति की कोशिश हो, इन सब चीजों में जो उदारवादी नारीवादी होती हैं उनकी यह कोशिश होती है कि एक सुधार के माध्यम से, सतत संवाद के माध्यम से महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुकूल स्थितियों का निर्माण किया जाए। अब दूसरे स्तर पर हम जिस विचार की ओर आगे बढ़ेंगे वह विचार समाजवादी नारीवाद से जुड़ा हुआ है। समाजवादी नारीवाद में जो पूरी चर्चा है वो असल में दो स्तरों पर मौजूद होती है। और एक तो यह कि बहुत सारी जो नारीवादी चिंतक हैं उन्होंने मार्क्सवादी तरीके से अपना चिंतन किया और मार्क्सवादी तरीके से चिंतन करते हुए उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उन्होंने पूंजीवाद की तीखी आलोचना की। दूसरा इसका पहलू जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर हम पहले ध्यान देंगे, वह यह है कि किस तरीके से खुद मार्क्स और एंगल्स के लेखन में स्त्री प्रश्न को देखा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, शुरुआती बिंदु, कि 20वीं सदी के दूसरे भाग में इसका उदय हुआ। समाजवादी नारीवादी उदारवादी नारीवादियों के स्तर को स्वीकार नहीं करते हैं कि महिलाएं सिर्फ कानूनी या राजनीतिक वंचनाओं का सामना कर रही हैं। इनका यह मानना है कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं भी महिलाओं के खिलाफ हैं, इसलिए महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए इनमें बुनियादी बदलाव करने की जरूरत है। और ये सामाजिक और आर्थिक कारकों के संदर्भ में पितृसत्ता को समझने पर जोर देती हैं। समाजवादी नारीवादियों द्वारा फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित पुस्तक के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। अब मोटे तौर पर जो इनका यह तर्क है वह यह है कि जो उदारवादी नारीवाद हैं वे पूरी तरीके से महिलाओं के शोषण की स्थिति को सामने नहीं ला पाती हैं, क्योंकि जो महिलाओं के शोषण की जो पूरी अवधारणा उदारवादी नारीवाद के भीतर आती है उसमें महिलाओं के बारे में यह तस्वीर प्रस्तुत की जाती है कि कानूनी रूप से सुधार करके और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार का उपभोग करने लायक बनाकर समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। लेकिन जो समाजवादी नारीवादी हैं उनका यह मानना है कि समाज में महिलाएं जो हैं वो सामाजिक स्तर पर परंपराओं के माध्यम से तो कई तरह की यातनाओं का सामना कर ही रही हैं, लेकिन जो समाज के भीतर एक पूंजीवादी ढांचा है वह भी महिलाओं के शोषण को लगातार बढ़ावा दे रहा है। तो उनका जोर इस बात पर है कि अगर हम वास्तविक अर्थों में महिलाओं की अधिकारों को सुरक्षा करना चाहते हैं तो हमें पितृसत्ता और पूंजीवाद के बीच का जो गठजोड़ है उसे खत्म करना होगा। इस लिहाज से जब तक पूंजीवाद खत्म नहीं होगा तब तक महिलाओं की यंत्रणा या महिलाओं की यातना की स्थिति की भी समाप्ति नहीं होगी। तो उनका जोर इस बात पर है कि एक ऐसी स्थिति सामने लाया जाए जिसमें कि क्रांति हो और क्रांति के बाद एक समाजवादी राज्य और उसके बाद एक साम्यवादी राज्य के रूप में मानव की ओर मानव सभ्यता बढ़े, तब महिलाओं की वास्तविक स्थिति को या महिलाओं की वास्तविक आजादी को सुनिश्चित किया जा सकता है। और इसके बाद जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं उनकी पुस्तक का
काफी ज्यादा उपयोग किया गया जो समाजवादी नारीवादी हैं उनका। फ्रेडरिक एंगल्स ने एक पुस्तक लिखी 1884 में, और एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स मजदूर या वर्कर्स की श्रेणी पर काफी गहराई से विचार करते हैं, लेकिन वे इस एंगल की तरफ जो एक दूसरी पूरी बात है, पहलू है महिलाओं के अधिकारों की या स्त्री प्रश्न की, उस पर बहुत गहराई से विचार नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स के लेखन में हम इसके कुछ तत्व देख सकते हैं। उन्होंने एक पुस्तक जो लिखी थी 1884 में, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसमें उन्होंने परिवार की उत्पत्ति और उसमें महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण किया है। फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं उनका यह मानना है कि जो पूरी एक स्थिति थी जब परिवार की स्थापना हुई, तो उस स्थिति में जो पुरुष थे उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपनी जो कमाई है, उनकी जो संपत्ति है, वो जो जीवन में अर्जित करते हैं, उसे वो सिर्फ अपने बायोलॉजिकल सन्स या डॉटर्स को ही देना चाहेंगे, अपने बायोलॉजिकल संतानों को जो कि उनके वीर्य से उत्पन्न हुए हों, उन्हें ही देना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एंगल्स के अनुसार उन्होंने एक तरीके से परिवार की स्थापना की, और परिवार की स्थापना के माध्यम से एंगल्स कहते हैं उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एक स्त्री जिससे वो विवाह कर रहे हैं उसका शारीरिक संबंध किसी और पुरुष से नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी बच्चे होंगे वो उसके अपने बच्चे होंगे और उसे वो अपनी संपत्ति का स्थानांतरण करेगा। तो एक तरीके से वो विवाह के बारे में एक तरीके से फोर्स्ड विवाह की संकल्पना भी लेके आते हैं, जिसमें कि संबंध जो है वो वास्तविक प्रेम के आधार पर आगे बढ़ने के बजाय कुछ लाभ हानि का जो एक पूरा गूढ़ा भाग होता है उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। और इनका यह मानना है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ही के लेखन में जो साम्यवाद की धुंधली सी तस्वीर आती है, उसमें अन्य पहलुओं के अलावा इस पहलू पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है कि जो एक रिलेशनशिप होगा ह्यूमन बीइंग का, पुरुषों और स्त्रियों का, उस रिलेशनशिप में एक जो एक मजबूरी का हिस्सा है या एक बाध्यता, कंपेल्ड फील करने का जो हिस्सा है, उसे खत्म किया जाएगा। मनुष्य जो है वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मिलेंगे, अगर उनके बीच में प्यार होगा तो वो अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि निश्चित तौर पर वो परिवार की अवधारणा को खारिज ही कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जो परिवार की संस्था होगी वो फोर्स्ड रिलेशंस के कारण, किसी तरीके के गूढ़ा भाग से किए गए रिलेशन के कारण या मजबूरी में किए गए संबंधों के कारण नहीं बनेगी, बल्कि परिवार की जो पूरी संरचना है वह स्वाभाविक प्यार जो दो मनुष्यों के बीच में हो सकता है, स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्यार हो सकता है, उसके कारण उसका निर्माण होगा। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने थर्ड जेंडर के बारे में विचार नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे चिंतक जो होते हैं या अधिकांश चिंतक जो होते हैं वे अपने समय की परिस्थितियों में आने वाले मुद्दों का ही जवाब दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से आज के दौर में जितने सारे सवाल हैं उनका जवाब हम कार्ल मार्क्स और एंगल्स से पूरी तरीके से तो नहीं पा सकते हैं। हाँ, एक दिशा जरूर मिल सकती है कुछ हद तक। जो कार्ल मार्क्स ने एक रिजर्व आर्मी की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी, उसमें एक जो सुरक्षित श्रम सेना, रिजर्व वर्किंग फोर्स की जो एक पूरी बात थी और वर्क फोर्स की जो एक पूरी अवधारणा है मार्क्सवाद के भीतर, उसमें भी महिलाओं के बारे में उनका यह मानना है। बहुत सारे समाजवादी नारीवादी भी इस बात से सहमति जताती हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो पूंजीवाद के लिए एक सुरक्षित श्रमिक सेना के रूप में होती हैं। कई समाजवादी नारीवादियों ने घर के काम के लिए वेतन देने का अभियान भी चलाया है कि उनका यह मानना है कि जो घर की जो पूरी स्थिति है वह इस बात उसमें महिलाएं जो काम करती हैं उस पर भी एक तरीके से उसको मान्यता दी जानी चाहिए और उसके लिए महिलाओं को वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये एक अनपेड लेबर बन के रह जाता है। और जो सुरक्षित सेना वाली जो पूरी अवधारणा है, सुरक्षित श्रमिक सेना, उसका अर्थ यही है कि पूंजीवाद जो है वो श्रमिकों का लगातार शोषण करता है और उसमें जो महिलाएं काम करती हैं घर के भीतर, उस काम की कोई मान्यता नहीं होती है। लेकिन यह जरूर है कि वो इस तरीके से वर्क करता है कि अगर श्रमिक वर्ग, जो पुरुष श्रमिक वर्ग है या जो घर से बाहर जाकर काम करता है फैक्ट्रियों में, वह
आगे काम करने की स्थिति में ना हो तो सुरक्षित श्रमिक सेना के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हालांकि कई स्तरों पर इसमें कमियां हैं। जिस तरीके की आलोचना नारीवादियों के द्वारा की जाती है राजनीतिक दार्शनिकों की, कि वे परिवार के भीतर का विश्लेषण करने या उसकी विवेचना करने में असमर्थ रहते हैं, वैसी आलोचना काफी हद तक कार्ल मार्क्स के लेखन पर भी की जा सकती है, क्योंकि परिवार के भीतर स्त्री और पुरुष के संबंधों पर कोई विशेष ध्यान नहीं गया है। समाजवादी नारीवादियों ने एक तरीके से मौजूदा जो एक सोशलिस्ट स्टेट्स थे जहां मार्क्सवाद के आधार पर क्रांति हुई थी और एक समाजवादी राज्य के निर्माण का प्रयास किया जा रहा था, वहां पर जो स्त्रियों की स्थिति थी उसके आधार पर खुद मार्क्सवाद के भीतर एक आंतरिक आलोचना प्रस्तुत करने की कोशिश की। और इसमें कई सारे समाजवादी नारीवादियों ने इस प्रवृत्ति की भी आलोचना की जिसमें कि वर्ग के भीतर हर तरीके के सवाल को सिमटा दिया जाता था। यह मान लिया जाता था कि चाहे वो नारी का प्रश्न हो, चाहे वो जाति का प्रश्न हो, वर्ग एक ऐसी एक बड़ी अवधारणा है जिसके भीतर ही इन प्रश्नों को देखने की जरूरत है। तो बहुत सारी नारीवादियों ने समाजवादी नारीवादियों ने यह कहा कि यह एक सीमित समझ है, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारी समाजवादी नारीवादियों ने यह इस बात पर का भी प्रयास किया कि जो एक पूरा महिलाओं का या जेंडर का प्रश्न है उस पर विचार जो है वह इसी आधार पर हो कि जो वर्ग है उसके भीतर जो अन्य तरह के मुद्दे हैं उन्हें भी समझा जाए और उनकी समझ के आधार पर यह तय करने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से एक अलग दिशा में पूरे विमर्श को ले जाया जा सकता है, किस तरीके से सामाजिक बदलाव की कोशिश की जा सकती है वर्ग के भीतर जेंडर को समझते हुए। तो ये दो चीजें हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो समकालीन मुद्दे हैं स्त्रियों के सामने, समाजवादी नारीवादियों ने उन पर जमकर काम किया है। एक प्रवृत्ति यह भी देखने में आई है कि बहुत सारे जो समाजवादी नारीवादी हैं वो रेडिकल नारीवाद के भी करीब गई हैं। उन्होंने काफी तीखे तरीके से मार्क्सवादी नारीवाद की आलोचना की है। वो इस बात की उनकी जो शिकायत है वो इस बात पर ज्यादा है कि जो जेंडर का प्रश्न है उसे समाजवादी पार्टियों में या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर इतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया और उसे वर्ग के भीतर सिमटा दिया गया। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत सारे समाजवादी नारीवादियों ने आलोचना की है। तो इस संदर्भ में यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस चीज को समझें कि जिसे रेडिकल नारीवाद कहा जाता है वह क्या है और उससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को किस तरीके से समझा जा सकता है। जो रेडिकल नारीवाद है उसके बारे में, जिसे हम नारीवाद की दूसरी धारा बोलते हैं, उसमें उसका उभार हुआ और उसमें उससे पहले 1949 में सिमोन de Beauvoir ने एक बुक लिखी द सेकेंड सेक्स, और इसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। और असल में यह किताब बाद के समय में भी और जब लिखी गई तब भी काफी हद तक स्त्रियों के प्रश्न पर विचार करने वाली एक महत्वपूर्ण किताब मानी गई। अभी भी इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति के रूप में माना जाता है। और 1960 के दशक के बाद एक ज्यादा स्पष्ट धारा शुरू हुई रेडिकल नारीवाद की। तो सिमोन de Beauvoir ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की स्थिति प्राकृतिक कारकों द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक कारकों से तय होती है। उन्होंने पितृसत्तात्मक संस्कृति की जटिल समीक्षा प्रस्तुत की। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कल भी जब हम सेक्स जेंडर की बात कर रहे थे तो हमने इस पहलू पर थोड़ा विचार किया था, लेकिन अगर एक बार फिर से हम उस चीज पर जोर देने की कोशिश करें या उसे याद करने की कोशिश करें तो सिमोन de Beauvoir ये बोलने की कोशिश कर रही है कि असल में जो महिलाओं की स्थिति है उसमें जो एक प्राकृतिक कारक माना जाता है वह महत्वपूर्ण नहीं है। प्राकृतिक कारक का अर्थ यह है कि एक महिला की स्थिति महिला के रूप में जन्म होने के कारण ही ऐसी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि जो सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक पहलू है, उन्होंने महिलाओं को इस रूप में काम करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया है जिसमें कि वे खुद को पुरुषों के अधीन पाती हैं। वे यह पाती हैं कि उनका जो काम का दायरा है वह पुरुषों से अलग है, वे काफी हद तक घरेलू कामों तक सिमटा दी जाती हैं। तो इसके लिए सिमोन de Beauvoir प्राकृतिक
कारकों को जिम्मेदार नहीं मानती हैं, बल्कि हमारा जो सोशलाइजेशन है, हमारा जो सामाजिकरण है, उसी में स्त्रियों को या लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि उन्हें किस तरीके से व्यवहार करना है। और यह जो व्यवहार करने का जो पूरा तरीका है, उसमें स्त्रियां या महिलाएं जो होती हैं या लड़कियां जो होती हैं, वो नई तरह की चीज़ों को जानने, बाहर जाने, नए तरीके से शिक्षा ग्रहण करने या फिर सामाजिक परंपराओं पर सवाल उठाने में खुद को असमर्थ पाती हैं। तो यह जो एक पूरा सामाजिक ताना-बाना है, सामाजिक ढांचा है, जिसमें महिलाओं की काफ़ी भूमिका को सीमित करके देखा जाता है, उसे सिमोन दो बोवा प्रश्नांकित करती हैं। और उनके अलावा कई अन्य ऐसे नारीवादी चिंतक हैं, जिन्होंने इन सवालों पर गहराई से विचार किया और उन्होंने एक रेडिकल नारीवाद की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। और अगर हम रेडिकल नारीवाद को समझना चाहते हैं, तो हमें इसकी कुछ बुनियादी विशेषताओं को भी ध्यान में रख। अगर हम कुछ बुनियादी विशेषताओं पर ध्यान दें रेडिकल नारीवाद की, तो यह बात सामने आती है कि जो आमतौर पर नारीवाद की विशेषताएं दूसरी धारा मानी जाती हैं, उसका प्रतिनिधित्व रेडिकल नारीवाद के द्वारा ही किया जाता है। जैसे सबसे पहले महिलाओं की मुक्ति का जो प्रश्न है, यह इसमें काफी महत्वपूर्ण तरीके से सामने आता है। महिलाओं से की मुक्ति का मतलब यह है कि यह सिर्फ कुछ छोटे-मोटे सुधारों से हासिल होने वाली चीज नहीं है, या यह वर्ग जैसी किसी व्यापक अवधारणा में पूरे समाज की मुक्ति के दावे को समाहित करने से जुड़ी हुई अवधारणा नहीं है, बल्कि आपको इसमें स्त्रियों की चिंताओं, स्त्रियों के प्रश्नों पर काफी गहराई से विचार करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्त्रियां जो हैं वो एक हर स्तर पर शोषण और दमन का शिकार हो रही हैं और उन्हें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। और उसके लिए पूरी व्यवस्था को बदलने पर इनका जोर रहता है। ये किस तरीके से इस पहलू पर जोर देती हैं, आगे हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरे स्तर पर ये पितृसत्ता पर जोर देती हैं। पितृसत्ता एक ऐसा विचार है जो कि नारीवाद के अलग-अलग जो रूप हैं उनमें भी मौजूद है, लेकिन जो रेडिकल नारीवादी हैं उनका यह मानना है कि जो पितृसत्ता है वह एक ऐसी संरचना के रूप में है जिसमें कि समाज का हर संबंध, परिवार का संबंध, निजी से निजी संबंध प्रभावित होता है और उससे हमें एक तरीके से स्त्रियों को मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। यानी कि पितृसत्ता को पूरी तरीके से पलटने पर जोर देती हैं और मानती हैं कि चाहे वो कोई सेक्सुअल रिलेशन हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वो परिवार के भीतर पिता पुत्री का संबंध हो, हर जगह हम या फिर बाहर की दुनिया में भी अलग अलग तरह के संबंध हो, हर जगह हम एक तरीके की पितृसत्ता को काम करते हुए देख सकते हैं। तीसरे स्थान पर इसमें यह माना जाता है कि जो निजी है वह राजनीतिक है। इसका अर्थ यह है कि जो भी हमारे निजी जीवन का हिस्सा है, जिसे आमतौर पर कई बार निजी मामला कहकर छोड़ दिया जाता है, वह भी असल में राजनीतिक है। अब मैंने आपको यह बताया था जब हम उदारवादी नारीवाद की बात कर रहे थे कि उदारवादी नारीवादियों ने अपने दायरे का विस्तार किया है और वे कानून के माध्यम से परिवार के भीतर भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की बात करती हैं, लेकिन निजी संबंधों का एक ऐसा दायरा है जहां पर जाकर वो रुक जाती हैं, कम से कम उस समय तक जब तक कि इस पे वो इतना गंभीर ना हो कि उसको कानून बनाकर उसको सुधारने की जरूरत हो। लेकिन जो रेडिकल नारीवादी हैं वो निजी से निजी संबंध के तमाम पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करती हैं। वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि कैसे इन सभी पहलुओं में एक तरीके से पितृसत्ता का अपनी भूमिका निभा रही है, जिसमें अधिकांश मामलों में जो महिलाएं हैं वो अधीनता की स्थिति में हैं और इसी क्षेत्र में वो निजी क्षेत्र में बदलाव की भी सिफारिश करती हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कुछ जो रेडिकल नारीवादी हैं वो पूरी तरीके से एक परिवार संस्था को नष्ट करने की भी बात करती हैं। वो यह चाहती हैं कि उन सभी संरचनाओं को खत्म कर दिया जाए जो महिलाओं का शोषण करती हैं। हालांकि सभी रेडिकल नारीवादी इस तरह के विचार नहीं रखती हैं, पर जरूर कई ऐसी रेडिकल नारीवादी हैं जो ये विचार प्रस्तुत करती हैं। फिर जेंडर समानता की बात है और वह जेंडर समानता वो समाज के हर दायरे में चाहती हैं और इसके लिए वो विभिन्न पहलुओं पर जो अभी तक
विचार से दूर रह गए थे उनको विचारों के दायरे में लाती हैं, उन पर गहराई से विचार करती हैं और फिर यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि असल में जेंडर समानता की स्थापना की जानी चाहिए। सेक्सुअल राजनीति का अर्थ यहाँ पर यह है कि आमतौर पर जो यौनिक संबंध है, जो सेक्सुअल रिलेशन है, उसे व्यक्ति की अपनी पसंद नापसंद से जोड़कर छोड़ देने की बात कही जाती रही है। लेकिन जो रेडिकल नारीवादी हैं वो उसकी स्वतंत्र रूप से दावेदारी करने, महिलाओं की सेक्सुअलिटी को लगातार दबाए जाने के तथ्य को सामने लाने और उनकी सेक्सुअलिटी को भी खुलकर अभिव्यक्त करने की आज़ादी देने की पक्षधर रही हैं। तो यह भी उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर महिलाएं सेक्सुअल तरीके से दबी रही हैं, उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं किया है, तो इसका कारण यह है कि पितृसत्ता के भीतर जो अलग अलग तरह की संस्थाएं या व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने इनका दमन किया हुआ है, उनको एक बहुत ही कमजोर स्थिति में रखा है। और इसके अलावा ये क्रांतिकारी बदलाव की बात करती हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनका यह मानना है कि जो एक स्थिति है महिलाओं की बुरी, उसे सिर्फ कुछ सुधार करके ही ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रेडिकल परिवर्तन करने की जरूरत है। पूरी तरीके से जो पूरी व्यवस्था है उसको बदलने की जरूरत है, बजाय इसके कि कुछ छोटे मोटे सुधार किए जाएं। और आप हमेशा यह ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बोला था, कि जो समाजवादी नारीवादी हैं, क्योंकि वो स्त्रियों के प्रश्न को वर्ग के दायरे में बांध देते हैं, तो बहुत सारे ऐसी नारीवादी हैं जो समाजवाद की या मार्क्सवाद की कुछ धारणाओं को मानती हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रेडिकल नारीवाद की जो विश्लेषण है उससे जोड़ा है और उससे वो ज्यादा अब सहज पाती हैं खुद को, क्योंकि इसमें जो जेंडर या जो पैट्रियार्की की जो पूरी अवधारणा है उसको वो ज्यादा महत्व दिया जाता है, बजाय इसके कि जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसे। बहरहाल अगर हम रेडिकल नारीवाद को थोड़ा नजदीक जाकर देखें तो हमें देखेंगे कि रेडिकल नारीवाद के भीतर दो तरह की प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति जो मैंने विशेषताएं बताई उसमें वो काफी खुलकर सामने आ रही थी, यानी कि पूरी तरीके से जो स्थिति है महिलाओं की वो एक पितृसत्ता की संरचना के कारण है, वो सेक्सुअल दमन का शिकार है, समाज के हर संबंध में स्त्रियों को अधीनता की स्थिति में रखा जाता है। इसलिए सभी संबंधों को खत्म करके सभी स्थितियों को हटाकर एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो इसमें एक तरफ फायरस्टोन जैसी लेखिका हैं जो महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए उनकी जैविक स्थिति को जिम्मेदार मानती हैं। इस पहलू पर मैं थोड़ी सी मैं बात फिर से वापस आऊंगा, लेकिन पहली रेडिकल नारीवाद की एक धारा यह है जो कि पूरी तरीके से चीजों को बदलना चाहती है। दूसरी तरफ कैरोल गिलिगन जैसी ऐसी चिंतक हैं जो ये मानती हैं कि और सारा रुडिक और कई अन्य लोगों का उसमें नाम लिया जा सकता है, कैथरीन मैकनिन भी कुछ हद तक उसमें आ सकती हैं। इन सभी लोगों का यह मोटे तौर पर मानना है कि जो नारीगत गुण होते हैं उन्हें वरीयता दिया जाना चाहिए। नारीगत गुण का मतलब यहाँ पर यह है कि समाज में जिन गुणों को महिलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ पर हम कुछ रेडिकल नारीवादियों के लेखन की बात करते हैं। केट मिलेट ने अपनी पुस्तक द सेक्सुअल पॉलिटिक्स में यह विचार व्यक्त किया कि महिलाओं की मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि क्रांतिकारी बदलाव किए जाएं, क्योंकि हर जगह, चाहे वो सामाजिक दायरा हो, चाहे वो राजनीतिक दायरा हो, चाहे वो घर का दायरा हो, हर जगह कुछ ऐसी चीजें नियत कर दी गई हैं जिससे कि महिलाओं को अधीनता की स्थिति में रहना पड़ता है, उनकी भूमिका खुलकर सामने नहीं आ पाती है, वे अपनी इच्छाओं को खुलकर सामने नहीं रख पाती हैं। तो इन सभी स्थितियों में, और एक तरीके से वो सेक्सुअली भी काफी दबी हुई होती हैं, तो इन सभी स्थितियों में केट मिलेट का यह तर्क है कि इसमें एक रेडिकल बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में वो परिवार की संस्था को नष्ट करने की बात करती हैं और ऐसी हर संस्था को समाज के में वो खत्म करने की बात करती हैं जो कि महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देती है। दूसरे स्तर पर सुर स्मिथ फायरस्टोन है जिन्होंने महिलाओं की प्राकृतिक भूमिका को खत्म करने की बात कही। इसका मतलब यह है कि जो महिलाओं की जो भूमिका है वो एक तरीके से उनकी जैविक स्थिति के कारण भी है। महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं फायरस्टोन के अनुसार, तो उन्हें अपने पति पर या किसी भी तरीके से पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वो यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि महिलाओं को
अपने लिए, अपने ऊपर इस तरीके कामों का बोझ लेने से इनकार कर देना चाहिए। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो इस तरीके की निर्भरताओं से मुक्त हो सके। तो वो एक तरीके से जो जैविक बाध्यता है उससे महिलाओं को निकालने की बात करती हैं। हम कुछ हद तक देख सकते हैं कि विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण इस तरीके की स्थिति बनी है कि कोई महिला इस बात को नकार सकती है कि वही गर्भ धारण करे, यानी कि जो एक पूरा सरोगेसी का जो पूरी स्थिति आई है उसके कारण से। और भी कई इसमें पहलू हैं। हालांकि यह विचार अपने आप में काफी विवादास्पद भी प्रतीत हो सकता है। बहरहाल अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेक्स जेंडर के संबंध में रेडिकल नारीवाद ने एक अलग मत तो प्रस्तुत किया है और वो यह तर्क देती हैं कि नारीवादियों को विभिन्न लिंगों के बीच में अंतर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उसकी दूसरी धारा है जिसमें कि विभिन्न लिंगों के बीच में अंतर सिर्फ संस्कृति के कारण ही नहीं होता है। सुजेन ग्रिफिन और एंड्रिया डॉकिन जैसे रेडिकल नारीवादियों का मानना है महिलाओं की प्रजनन से जुड़ी भूमिका, गर्भधारण और माता के रूप में उनका जो अनुभव होता है उसके कारण गर्भधारण और उसके कारण से वो बाहरी दुनिया से जो उनका संबंध होता है वो प्रभावित होता है। इस संदर्भ में कैरोल गिलिगन के विचारों को भी देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी किताब अ डिफरेंट वॉइस में यह तर्क दिया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को नकारना पितृसत्ता द्वारा नारीगत गुणों को महत्वहीन मानने को स्वीकार करना है। और ये एक तरीके से अगर हम देखें तो इन्होंने इस संदर्भ में काफी लेखन किया इस तरीके के पहलू को लेकर, और रॉल्स की भी काफी तीखी आलोचना की गई और इन्हीं सारी लेखिकाओं ने इस विचार को प्रस्तुत किया। विशेष रूप से एंड्रियाना डॉकिन, सुजेन ग्रिफिन ने और कैरोल गिलिगन ने भी इस पहलू पर जोर दिया कि जो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के भीतर एक तार्किक पुरुष की अवधारणा आती है वो एक बेहतर समाज पर बढ़ने का सही साधन नहीं है, और इसके स्थान पर इन्होंने एक एथिक्स ऑफ केयर या परवाह के तर्कशास्त्र को अपनाने की जरूरत पर बल दिया। यानी कि महिलाओं के भीतर दूसरों की चिंता करने, उनकी परवाह करने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि वह गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि वह बच्चों को जन्म देती हैं। तो यह जो एक गुण है वह दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि इस गुण के आधार पर जब काम किया जाएगा तो लोग दूसरों की स्थिति को समझ पाएंगे, उनकी स्थिति को समझते हुए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो इस लिहाज से जो कैरोल गिलिगन का यह पूरा एक विचार है, और इसके अलावा दूसरे जो नारीवादी हैं जो कि महिलाओं के उन नारीगत गुणों पर जोर देते हैं जो कि जिनके कारण से कई बार महिलाओं को कमजोर और दब्बू करार दिया जाता है, वह रेडिकल नारीवाद की एक अलग धारा है। और इस धारा में महिलाओं के इन तथाकथित नारीगत गुणों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और यह माना जाता है कि पूरी दुनिया को इन गुणों के आधार पर संगठित करने की आवश्यकता है। अब हम उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद की बात करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद में इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे कि रेडिकल नारीवाद यह मानती है कि सेक्स जेंडर अंतर जो है वो लिंग विभेदों की उपेक्षा करता है, यानी कि जो लिंग विभेद होते हैं उसमें हम उस पर हमें एक तरीके से इस तरीके से ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे कि जो एक स्त्री है वह कमजोर स्थिति में जाए। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी जो हैं वो जो ये विभिन्न जैविक शरीर के भीतर जो विभेद होते हैं उनके बारे में उनका यह मानना है कि जो सेक्स का जो एक विभेद होता है, सेक्स के आधार पर जो एक विभेद होता है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है और उस पर जरूरत से ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि महिलाएं और पुरुष जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और महिलाओं को इस यानी कि जैविक रूप से अलग अलग हैं और महिलाओं को महिला या स्त्री होने के कारण किसी भी तरीके से नुकसान का सामना नहीं करना चाहिए। यानी कि एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिसमें महिलाएं अपने जेंडर के कारण नुकसान की स्थिति में ना हो। अब अलग अलग तरीके से जो नारीवाद की धाराएं हैं जैसे कि उदारवादी नारीवाद या समाजवादी नारीवाद या रेडिकल नारीवाद, उन्होंने यह मानते हुए महिलाओं की समानता के लिए अलग अलग उपाय सुझाए।
किसी ने कहा कि कानून बनाकर महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है, एक व्यक्ति के रूप में उन्हें अधिकार देकर उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। किसी ने यानी कि समाजवादी, ये उदारवादी नारीवादियों ने कहा, समाजवादी नारीवादियों ने कहा कि भाई एक क्रांति करते हैं और क्रांति करने के बाद जब एक साम्यवादी स्थिति आएगी तो महिलाओं की स्थिति भी सुधरेगी। या फिर उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए जिससे महिलाओं की स्थिति परिवार के भीतर सुधर सकती है। रेडिकल नारीवादियों ने पितृसत्ता के आधार पर काम करने वाली समाज की विभिन्न संस्थाएं जिसमें परिवार भी शामिल है उनको नष्ट करने की बात की। और उनकी एक दूसरी धारा ने यह कहा कि नहीं, जिसे हम नारीगत गुण मानते हैं उन्हें हम सम्मान दें। लेकिन इस पूरी स्थिति में कुछ हद तक एक जो बायोलॉजिकली जो एक सेक्सुअल स्थिति है उसको सच माना गया, लेकिन यहाँ जो उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादी तर्क देती हैं जिसमें जूडिथ बटलर प्रमुख हैं, उनका यह कहना है कि यह भी एक तरीके से क्रिएटेड चीज है। बटलर कहती हैं कि हम सब हेटेरोसेक्सुअल ग्रिड के अंतर्गत हैं जिसमें बहुत सी बातों को प्राकृतिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि हकीकत यह है कि वह सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। इस पहलू पे मैंने कल यानी पिछले एपिसोड में भी थोड़ी बातचीत की थी। बस एक चीजों को दोहराने के लिए इस पहलू पे मैं यह बता देना चाहता हूँ कि हेटेरोसेक्सुअल ग्रिड का मतलब हुआ कि यह मानना कि जो स्त्री और पुरुष दो ही तरीके से जेंडर हैं और दोनों के बीच में होने वाला संबंध ही नॉर्मल संबंध है। तो इसके भीतर ही हमारी पूरी सोच बनी हुई है। विशेष रूप से आधुनिकता के उदय के बाद इस तरीके की सोच को काफी महत्व मिला है। लेकिन जो जूडिथ बटलर है उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से यह जो पूरी स्थिति है वह एक बनावटी चीज है, इसे भी समाज ने निर्मित किया है। और बटलर ने परफॉर्मेटिविटी के रूप में जेंडर को देखने पर जोर दिया और उन्होंने यह कहा कि जो जेंडर होता है हमारे समाज में उसमें उस जेंडर की जो भूमिका होती है वह सामाजिक मानकों से तय होती है। समाज मनुष्यों को दो प्रमुख जेंडर पुरुष और स्त्री में विभाजित कर देता है और इन दोनों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करें। बटलर पुराने नारीवादियों द्वारा सेक्स और जेंडर में किए जाने वाले अंतर को एक नया रूप प्रदान करती हैं। उनके अनुसार एक व्यक्ति की जेंडर पहचान और सेक्सुअल पहचान दोनों ही सामाजिक प्रक्रियाओं का नतीजा होती है। यह सामाजिक प्रक्रिया उसी समय आरंभ हो जाती है जब पता चलता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। और उसमें उनका यह कहना है कि एक समय में अगर हम कोई व्यक्ति किसी खास जेंडर के रोल को परफॉर्म कर रहा है तो काफी लंबे समय के बाद उन्होंने खुद अमेरिका में जो ऐसे पुरुष कलाकारों पर ध्यान दिया जो कि स्त्रियों के चरित्र का निर्वहन कर रहे थे, उनकी भूमिका अदा कर रहे थे। तो ये जो एक लंबे समय के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि खुद उस जेंडर के रोल को परफॉर्म करने वाला काफी हद तक अपने हाव भाव में या चाल ढाल में उसमें ढलने लगता है। तो यह जो एक परफॉर्मेटिविटी की बात है, तो उनका यही कहना है जूडिथ बटलर का कि जो जेंडर के नाम पर हम चीजों को निभाते हैं स्वाभाविक रूप से, वो असल में हमारे भीतर एक तरीके से बैठती जाती हैं। हालांकि वो यह भी बोलती कि रोज रोज बदलने वाली चीज नहीं है। अगर कल को आप में से अधिकांश जो लड़के हैं लड़कियों की तरह कपड़े पहनने लगे तो उनके भीतर लड़कियों जैसे सोचने या उनके जैसे हाव भाव वाली चीजें नहीं आ पाएंगी। लेकिन उनका कहना है कि अगर कोई लगातार 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक की चीजें करता है ऐसी चीजें हो सकती हैं। बटलर इस बात पर भी जोर देती हैं कि जो एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कि स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर जैसी चीजों को बनाने की कोशिश की जाती है वो सही नहीं है। उनका यह कहना है कि हार्मोन्स के कारण हम में से अधिकांश लोगों के भीतर इस तरह की चीजें होती हैं जो स्त्रियों से जुड़े हुए हार्मोन्स होते हैं माने जाते हैं, जो पुरुषों से जुड़े हुए हार्मोन्स माने जाते हैं, वो कम और अधिक मात्रा में कई बार मनुष्यों के शरीर में होती हैं और उसका प्रभाव भी दिखता है। तो वो इस कैटेगराइजेशन को प्रश्नांकित करती हैं जिसमें कि पुरुष स्त्री या थर्ड जेंडर ऐसी चीजों को में पूरी मनुष्यों को बांटने की कोशिश की जाती है। बहरहाल अगर हम यह देखें कि जो उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद है उसके अलावे क्या और कोई धारा है नारीवाद के भीतर, तो निश्चित रूप से साइको एनालिटिक फेमिनिज्म हम कह सकते हैं, ब्लैक फेमिनिज्म कह सकते हैं, लेस्बियन फेमिनिज्म कह सकते हैं। ऐसी कई धाराएं नारीवाद के भीतर उभर कर सामने आई हैं। जो बात हम लोगों को याद रखने की जरूरत है वह यह कि नारीवाद के भीतर जो अलग अलग तरह की धाराएं हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण से
जो स्त्रियों की चिंताएं हैं उनको समझने का प्रयास कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म के भीतर जो अलग अलग तरीके के मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो कि महिलाओं की स्थिति और उनके व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। ब्लैक फेमिनिज्म के भीतर काली या अश्वेत महिलाओं की जो स्थिति होती है, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक, उनसे बाहर निकलने या उनसे मुक्त होने का जो एक तरीका हो सकता है, उनके बारे में विश्लेषण किया जाता है। भारतीय संदर्भ में दलित नारीवाद की बात कही जाती है। बहुत छोटे स्तर पर मुस्लिम नारीवाद जैसी भी कोई छोटी परिघटना है या और मजबूती से सामने आ सकती है। तो अलग अलग तरीके से विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं। हमने यह ध्यान दिया कि नारीवाद की जो अलग अलग रूप हैं, उनके भीतर ही एक दूसरे की आलोचना सन्निहित है। यानी कि एक उदारवादी नारीवादी बड़े आराम से अपने परिप्रेक्ष्य से रेडिकल नारीवादी की आलोचना कर सकती है, यह कहते हुए कि यह हर चीज को नकारने की बात करती है। कम से कम रेडिकल नारीवाद का एक रूप ऐसा जरूर करता है। उसी तरीके से वह समाजवादी नारीवाद की भी आलोचना कर सकती है। समाजवादी नारीवादियों द्वारा उदारवादी नारीवादियों की आलोचना की जाती है। ये सब चीजें हम देख चुके हैं, इसलिए मैं विस्तार से इस पर अभी नहीं जाऊंगा। रेडिकल नारीवादियों की नजर से भी उदारवादी नारीवादियों और समाजवादी नारीवादियों की आलोचना की गई। उत्तर आधुनिकतावादी नारीवादियों ने इस बात के लिए इन तीनों की आलोचना की। ये बहुत ही गंभीरता से जो सेक्स जेंडर डिवीजन है उसको लेते हैं और सेक्स को एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने या समझने की बात करते हैं। तो इस आधार पर काफी आलोचनाएं हैं। कुछ हद तक हम यह कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी हैं उन्होंने भी, या जो अराजकतावादी हैं, उन्होंने अपने अपने परिप्रेक्ष्य से नारीवाद को प्रश्नांकित करने की कोशिश की है। खासतौर पर रूढ़िवादियों ने अराजकतावादियों के बहुत सारे तर्क रेडिकल नारीवाद के करीब जा सकते हैं, क्योंकि वो भी यह चाहते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपना जीवन यापन करें। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सिर्फ अनुदारवादियों पर ध्यान दें तो वो जो लगातार तेजी से होने वाला परिवर्तन है और जिसका सुझाव नारीवादियों के द्वारा दिया जा रहा है, वो उसका समर्थन नहीं करते हैं। और जो दूसरी धाराएं हैं उनके भीतर हमेशा ही नारीवाद से एक अनुक्रिया करने या उसके प्रति एक रिस्पॉन्स विकसित करने की कोशिश हुई है। और वर्तमान समय में जो दुनिया के विभिन्न देश हैं वहां पर नारीवादी आंदोलन चल रहे हैं। उन्हें कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण हो या विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, यह मसला पिछले कई दशकों से लटका हुआ है और इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उसी तरीके से समान नागरिक संहिता का प्रश्न है, तो इसे सांप्रदायिक नजरिए से तो बहुत ज्यादा इस पर हो हल्ला किया जाता है, लेकिन महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से ईमानदारी से विचार करते हुए कभी इस पहलू पर, हिंदुस्तान की मैं बात करूं अपने देश की, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की गई। उसी तरीके से कई अन्य उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन हम यह महसूस कर सकते हैं कि जो स्त्रियों के अधिकारों के प्रति चेतना है वह हमारे समाज में लगातार बढ़ी है, बढ़ रही है। और उस स्थिति में हम यह भी कह सकते हैं कि असल में जो नारीवाद के विभिन्न रूप हैं वो अपने अपने स्तर पर प्रासंगिक हैं। यानी कि एक स्तर पर अगर हम रेडिकल नारीवाद को मानते हैं तो इसके दोनों रूपों की प्रासंगिकता हो सकती है। समाजवादी नारीवाद हमें एक मौका देता है कि हम पूंजीवाद के भीतर महिलाओं की स्थिति को आलोचनात्मक रूप से देखें। उदारवादी नारीवाद हमें यह बताता है कि किस तरीके से कानून के माध्यम से, सुधार के माध्यम से हम स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा नारीवादी विमर्श है वह काफी समृद्ध है और काफी विभिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में यह अलग अलग समाजों में विकसित हो रहा है। ये जो पूरी चर्चा है नारीवाद के बारे में, उससे मुझे ये उम्मीद है कि आप नारीवाद की कुछ बुनियादी पहलुओं को, उसके भीतर के जो वाद विवाद है उसके बुनियादी रूपों को समझ पाए होंगे। मुझे यह उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद अगर आप किन्हीं किताबों के पास जाएंगे जो नारीवाद से जुड़ी हुई है, जिसमें नारीवाद से जुड़े वाद विवाद पर चर्चा की गई है, तो आप उसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इस पूरी चर्चा को जो नारीवाद से संबंधित रही है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, उसे मैं अभी यहीं रोकूंगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक अन्य विचारधारा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।